बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानी पढ़ ली आपने, देख ली, याद कर ली, जहन में बसा दें ताकि आपको ये याद हो जाए और उसका ताकि पेपर अच्छा हो। दुआ पढ़ लें। अल्लाह में आपको क्या दुआ किया है? अल्लाह में तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुख़्ल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज़ के बोझ से, लोगों के दबाव से। सही है। सूरह कौसर पढ़। यह हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। वो कहते हैं कि अपने अंदर बुराई तलाश करो, दूसरों में ढूंढो उनके अंदर अच्छाई। हम उल्टा करते हैं। ये बड़ी प्यारी बात है, पढ़ें और समझें। अब देखिए, वुडरो विल्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 14 पॉइंट आते हैं। ये वुडरो विल्सन की शक्ल है 28वां प्रेसिडेंट है अमेरिका का। इसका कोड है पार ग्रीफ एक्ट FN। फ्रीफ लिख दिया मैंने, ये ग्रीफ है, G है। कोड क्या लिखा है? कोड COE लिख दिया मैंने, कोड में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मुझसे। आइस इसका बड़ा मसला है। कोड क्या है? पार फ्रीफ एक्ट FN। CSS में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप याद रखिएगा। यही आता है सवाल, तो आप ये लिखिएगा। पी से क्या है? पोलैंड को उन्होंने कहा था स्टैब्लिश किया जाए। इसकी स्टैब्लिशमेंट बात की थी। पोलैंड आपको पता है एक मुल्क है, उसको कहा था इसको स्टैब्लिश किया जाए। ऑस्ट्रिया हंगरी को उन्होंने कहा था दो एक ही मुल्क था ये। इन्होंने कहा कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए, क्योंकि जबान भी अलग है, कल्चर भी अलग है, इन दोनों को अलग कर दिया जाए। और बाल्कन बाउंड्री जो थी, ये जो आपको पता है यूगोस्लाविया की डिवीजन जो हुई है, उसके ऊपर उन्होंने उसको कहा था उसको रीड्रॉ किया जाए, नए सिरे से अब उसकी बाउंड्रीज बनाई जाए। ठीक है। साइबेरिया वगैरह जो है उसके लिए तीसरा था जर्मन को ने जो कि अटैक किया था वर्ल्ड वार 1 में, उसने बेल्जियम के एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया था और जर्मन हार गया था। तो मैंने कहा वो जर्मन ने अपने जो एरियाज पर कब्जा किया बेल्जियम के, वो वापस कर दिया था। जर्मन तो हारा हुआ था। रशिया के जो इलाके जर्मन ने छीन लिए थे जंग में, कहा था वो वापस करें रशिया के एरियाज। ठीक है ना। इटली के टुकड़े हो गए थे, मुख्तलिफ ममालिक ने कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने कहा ये इटली को दोबारा यूनाइट किया जाए और एक मुकम्मल यूनाइट मुल्क बनाया जाए। इटली बड़ा मुल्क इटली बनाया जाए। ये भी सही है। इटली के बाद इटली को री यूनाइट की बात की इन्होंने, अच्छी बात की। इकोनॉमिक बैरियर ख़त्म किए जाए और ट्रेड डिस्ट्रिक्शन ख़त्म की जाए। तो आजकल से इंडिया पाकिस्तान पे देखें, ट्रेड डिस्ट्रिक्शन, हम इंडिया को कोई चीज़ नहीं बेच सकते, इंडिया हमें नहीं बेच सकता। तो इस तरह से उस ज़माने में ममालिक में ये ट्रेड डिस्ट्रिक्शंस थी बहुत। तो उन्होंने कहा ट्रेड डिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होनी चाहिए। तो ये भी हो गया। ठीक है। पार EF का F, फ्रीडम ऑफ सीज होनी चाहिए, और सी के ऊपर आपको पता है अटैक नहीं होने चाहिए शिप। जैसे फ्रांस अमेरिका की शिप पकड़ लेता था, जब ब्रिटिश पकड़ लेता था शुरू के ज़माने में जब इनकी दोस्ती नहीं हुई थी। उसके बाद जर्मनी ने शिप अमेरिका के बहुत बम मारे उनके ऊपर। फिर एक शिप ब्रिटिश का था लुसियाना, उसके ऊपर भी बम मार दिया था। अमेरिकन बहुत जख्मी मरे थे। बस ये फ्रीडम सी होनी चाहिए। जहाज जा रहा है पानी में किसी मुल्क का, आपसे मदद करें, ना कि आप अटैक कर रहे हैं। तमीज़ी है। तो अच्छी बात की उन्होंने, बहुत अच्छी बात की। ऑर्नामेंट्स को रिडक्शन करें। उन्होंने कहा था ये जो वेपन्स हैं उसको मजीद ना बनाया जाए और ना उसको खरीदा जाए। तो इससे ये होगा कि मुल्कों के ऊपर जब वेपन्स कम होंगे वो लड़ाई नहीं करेंगे। वेपन्स रखे हुए हों, दिल चाहता है ना कि लड़ने का। अगर आपको भी मैं पिस्तौल दे दूँ 4-5, तो आपको दिल चाहेगा ना गोलियां चलाऊं। जब वेपन्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े कम होंगे। ये भी बहुत प्यारी बात की थी इन्होंने। कॉलोनियल क्लेम्स ये था कि जिन जिन मुल्कों ने कॉलोनी बनाई हुई है, बड़े बड़े मुल्क जो थे कॉलोनी बनाया करते थे। जैसे इंडिया को कॉलोनी बनाया था ब्रिटिश ने, है ना। उन्होंंने जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उस कॉलोनी में जो मुल्क रह रहे हैं वहाँ की जो अवाम है वो डिसाइड करे। और इंडिपेंडेंस डे, कॉलोनी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ये ख़राब थे कॉलोनी सिस्टम के। हर मुल्क आज़ाद हो, एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर क्यों बैठा हुआ है? बुरी बात है। ठीक है ना। और उन्होंने कहा था अरबियों को
टर्की को अलग करो। पहले आपको याद होना चाहिए अरबी और टर्क्स जो थे एक ही मुल्क था, हिजाज कहते थे इसको। तो इन्होंने ये बड़ी गलत बात की, उन्होंने मुसलमानों के टुकड़े किए कि अरब को अलग कर दिया और टर्की को अलग कर दिया। ये उनका ये सारी प्रपोजल से किया नहीं था उन्होंने, ये उनके प्रपोजल है। तो क्या हो गया, पार ग्रीफ एक्ट हो गया। FN क्या है, फ्रांस के एरिया उन्होंने तो वापस कर दिया है, फ्रांस को जो फ्रांस से छीन लिए गए, ठीक है। और क्या था, और लीग ऑफ नेशन उन्होंने बिल्ड की थी और उसमें लोग दूसरे ममालिक तो शामिल हो गए थे, लेकिन अमेरिका शामिल नहीं हुआ था क्योंकि अमेरिका की सेनेट ने कहा था लीग ऑफ नेशन का मकसद है दूसरे मुल्कों के झगड़ों में पड़ना, उनके सॉल्व करना। और जॉर्ज वाशिंगटन ने मना किया है कि दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना है, इसलिए हम अलाउ नहीं करते अमेरिका को कि वो लीग ऑफ नेशन के अंदर शामिल हो। लीग ऑफ नेशन अमेरिका ने बना दी है, ठीक है, लेकिन उसमें ज़रूरी तो नहीं अमेरिका शामिल भी हो, ठीक है। ये थी इनके 14 पॉइंट, आपको याद हो गए, कोड याद हो गया, आपको याद हो गया। इम्पोर्टेंट सवाल इस दफ़ा ये आप कर लेंगे उम्मीद है। अब थोड़ा सा मैं आपको इनका बैकग्राउंड भी बताना चाह रहा हूँ। इनके 14 पॉइंट्स में से 8 पॉइंट का ताल्लुक जो है वो रिजॉल्विंग टेरिटोरियल इश्यूज हैं और सिक्योरिंग बॉर्डर्स हैं। देखिए पढ़िएगा, 8 पॉइंट्स इसमें मिलते हैं और 5 पॉइंट जो हैं वो ओपन ट्रीटीज़ हैं। मतलब क्या, इससे मतलब ये उनका छुप के ट्रीटीज़ नहीं होंगी, जो छुप के मुल्क आपस में एग्रीमेंट करते थे। अब जो भी ट्रीटी होगी ओपन होगी। अब देखिए माशाल्लाह दुनिया में जो भी ट्रीटी होती है ओपन होती है। इंडिया और पाकिस्तान की इंडस ट्रीटी है, ओपन है, सबको मालूम है। पहले दो मुल्क छुप के ट्रीटी करते थे और फिर बगावतें करते थे दूसरे मुल्कों के खिलाफ। फिर उन्होंने फ्रीडम ऑफ सी की बात की, फ्री ट्रेड की बात की, जैसे मैंने बताया, रिडक्शन ऑफ आर्मनेट यानी वेपन्स को कम करने की बात की, कॉलोनियल क्लेम्स की बात की। कॉलोनी अगर कहती है हम आज़ाद होना चाहते हैं तो उससे आज़ाद करो। ये 2 टुकड़ों में आपको बता दिया। 13 पॉइंट जो है पहले समझा दिए थे, अब मैंने आपको 2 टुकड़ों में समझा दिए, ठीक है ना। तो ये दोनों बेहतर ही है, पूरे 14 पॉइंट्स याद करें। आ जाइए, लीग ऑफ नेशन यूएसए ने नहीं ज्वाइन किया था, मैंने आपको बता दिया कि, और ये मैं आपको बताऊँ लीग ऑफ नेशन में अगर यूएसए ज्वाइन कर लेता ना तो जंग ना होती, वर्ल्ड वार 2 1 हुई थी। तो लीग ऑफ नेशन तो वर्ल्ड वार 1 के बाद बनी थी ना। और विड्रो विल्सन ने जो पॉइंट्स दिए थे 14, वो वर्ल्ड वार जब हो रही थी उसी वक्त दिए थे ना। और उसने कहा था कि देखो अमेरिका को भी शामिल कर लो, अभी तो वर्ल्ड वार 1 हो गई है। अगर ये 14 पॉइंट्स जो मैं दे रहा हूँ और जो लीग ऑफ नेशन में बना रहा हूँ, अगर इसमें अमेरिका शामिल हो जाएगा तो वर्ल्ड वार नहीं होगी। लेकिन सेनेट नहीं मानी। लेकिन क्या हुआ उसका नतीजा, 20 साल बाद दोबारा एक और जंग हो गई, 1939 में फिर हो गई जंग। समझ आएगा, तो इसकी बात बड़ी गहरी थी। नहीं, अमेरिका की सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो काश अमेरिका लीग ऑफ नेशन में होता तो वर्ल्ड वार में ना होती और दुनिया तबाह ना होती। आज हम दुनिया बहुत आगे होती। जेफरसन से बहुत इम्प्रेस थे ये। जेफरसन तो बहुत पुराना सदर है ना अमेरिका का, तीसरा, जबकि तो 28वें 25 सदर है का फ़र्क है इन दोनों के बीच में। 25 प्रेसिडेंट्स इनके बीच में आए हैं, लेकिन ये जेफरसन से बहुत इंस्पायर थे, उसी पार्टी से थे, डेमोक्रेट थे ये। और लेकिन के पीरियड में जेफरसन औरत के वोट के खिलाफ था, लेकिन इन्होंने औरत को वोटिंग का राइट इन्होंने दिया है। इसलिए मैं विड्रो विल्सन से थोड़ा सा नाराज हूँ कि औरतों को वोटिंग राइट देके दिमाग खराब कर दिया औरतों के। यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा था, वर्ल्ड वार जब 1 हुई तो आर्म्स दे रहा था, वेपन्स दे रहा था। हालांकि देखिए 14 पॉइंट में कह रहा था कि आर्म्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ये सप्लाई कर रहा था। कॉल और फेल में कितना फर्क है। 2 पावर्स थी, सेंट्रल पावर जो जंग कर रही थी। इसमें कोड है GOAB गॉब, मैंने बताया था आपको। जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया, इन्होंने हमला किया था। और जिनका डिफेंस कर रही थी वो थी फीरू, फ्रांस, इटली, रशिया, यूके। अमेरिका इस जंग में नहीं आया था। वर्ल्ड वार 1 में याद रखिएगा अमेरिका शुरू में बिल्कुल नहीं था, आखिर में आया था। वो हम पढ़ लेंगे क्यों। एक और चीज़ याद रखिएगा, सेंट्रल पावर में जो भी मुल्क थे वो सारे बादशाह वाले मुल्क थे, जिसमें बादशाह हुआ करता था, चाहे वो जर्मनी हो, ऑटोमन एम्पायर हो, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया हो। राइट पावर में जितने मुल्क थे उसमें बादशाहियत ऑलमोस्ट कम थी। जैसे यूके के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, बादशाह की कोई वैल्यू नहीं है। सीधा सब में इतनी वो देखिए बादशाहियत नहीं थी इतनी ज़्यादा जितनी सेंट्रल पावर थी। याद रखिए, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर, दोनों को अपने एग्जाम में याद रखना है।
अलाइड सेंट्रल पावर वो जिन्होंने हमला किया, अलाइड पावर वो जिन्होंने डिफेंस किया और जीत गए। समझ रहे सेंट्रल पावर और अलाइड पावर का फर्क? कोड भी याद रहना चाहिए, गॉब और फीरू। कोड अलाइड पावर का फीरू है और सेंट्रल पावर का गॉब है, अलाइड पावर का फीरू फीरू फीरू। फ्रांस, इटली, रशिया, यूके। वुडरो विल्सन की कंट्रीब्यूशंस क्या है? उन्हें एस्टेब्लिश किया, फेडरल रिजर्व एस्टेब्लिश किया। क्या होता है बता दूंगा, आपको एग्जाम में लिखना है, बताना नहीं है, मैं आपको वैसे क्लास से बताऊंगा कि फेडरल रिजर्व क्या होता है। मतलब क्या, अमेरिका के जो पास जो पैसा है उन्हें कहता है रिजर्व करके रखें, ये के बुरे वक्तों में काम आए, पैसे को रिजर्व करके रखना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात की थी इन्होंने, अमेरिकन के लिए रिजर्व होना चाहिए। अब पाकिस्तान के भी रिजर्व हैं, होते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिजर्व होने चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह सिर्फ पैसा रिजर्व नहीं होना चाहिए, पानी के रिजर्व भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने इस वक्त बात बताई थी, पैसे के रिजर्व करके रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। एक अच्छी बात की थी। ट्रेड के कमीशन बनाए थे उन्होंने, कि ट्रेडिंग को प्रमोट किया था कि अमेरिका की चीज़ें दुनिया भर में बिकनी चाहिए। इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको लीग ऑफ नेशन कहते हैं, लेकिन उसमें अमेरिका खुद शामिल नहीं हुआ था। एजुकेशन, ये चूँकि PhD थे तो इन्होंने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया। इंडिविजुअल लिबर्टी के कायल थे कि रिलीजन का आज़ादी होनी चाहिए, प्रोफेशन की आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, आदमी मजलिस, मिलाद, ठीक है ना, असेंबली वगैरह कर सके। असेंबली कहते हैं गेट टुगेदर, पार्टीज, ठीक है, वलीमा, शादी कर सके गैदरिंग में, अकेले नहीं, गैदरिंग में, तो असेंबली कहते हैं इसको। असेंबली माने जब बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाए उसे कहते हैं असेंबली। तो इन्होंने राइट दे दिए पे बहुत जोर दिया था। ये मोनोपोली के अगेंस्ट थे, कहते थे एक बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, सबको राइट देने चाहिए, बिजनेस के हर आदमी का हक है बिजनेस करने का। लेकिन जेफरसन ने सबको राइट नहीं दिए थे, इसमें ये बहुत अच्छे थे। उनका तो हर आदमी बिजनेस करने का हक रखता है और उसको बिजनेस करना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए कि तुम बिजनेस नहीं करोगे, खुल की आज़ादी होनी चाहिए। औरत को उन्होंने वोटिंग राइट दिया, ये बड़ा गलत काम किया। अच्छा खैर, बैन कर दिया था ये नशे को, तो ये नशे के बैन के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने इनकी बात नहीं सुनी थी। इन्होंने वीटो भी किया था, लेकिन कांग्रेस ने इनके वीटो के ऊपर दोबारा लॉ बना दिया था, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर लॉ ये है कि प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को वीटो कर सकता है, लेकिन कांग्रेस उसे दोबारा पास कर दे 67% से वोटिंग पावर से, तो वो लॉ बन जाता है। इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे, वो आपको मालूम है, मैंने अभी याद करा दिया है उसका कोड आपको, ठीक है ना, याद है ना, पार ग्रीफ एक्ट FN, आपको याद हो गया है। इम्पोर्ट पे टैक्स इन्होंने कम कर दिया था, बाहर का जो माल आता था अमेरिका में, कोई UK से या फ्रांस से जो माल आता था, तो उस पर टैक्स नहीं लगाते थे, ये कम लगाते थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फ्रांस की और UK की तमाम चीज़ें अमेरिका में लोग ख़रीदने लगे, कि वो टैक्स लगेगा तो लोग छोड़ देंगे ख़रीदना, तो उन्होंने टैक्स कम कर दिया था। इन पर बहुत एतराज़ भी होता है, ऐसा क्यों किया आपने? उन्होंने कहा मैंने इसलिए किया कि अमेरिका में अंदर जो बाहर का माल आएगा बहुत ज़्यादा, तो अमेरिका की अपनी इंडस्ट्री जो है, अपने बिजनेसमैन जो है, अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, उनको पता लगेगा कि असल चीज़ क्या है, कैसे बनानी चाहिए, क्वालिटी क्या चीज़ होती है, वो सीखेंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और ये तो अच्छा हुआ। देखें, अमेरिका जगह जो अपने लोग थे, जो चीज़ें बनाते थे, वो मज़े की नहीं, मेयार की नहीं थी। जब बाहर की चीज़ें अमेरिका में आई और अमेरिका के लोगों ने बाहर की चीज़ों को ख़रीदा, अमेरिका की चीज़ों को नहीं ख़रीदा अमेरिकन ने, तो अमेरिका ने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, ठीक है। आज भी अमेरिका की क्वालिटी जो है ना, गाड़ियों में मैं कहता हूँ कमज़ोर है अमेरिका, जापान ज़्यादा मजबूत है आज भी। मैंने दोनों गाड़ियाँ चलाई हैं, अमेरिकन भी और जापानीज़ भी। तो जापानीज़ गाड़ी और अमेरिकन गाड़ी में मुझे फ़र्क ये है कि अमेरिकन गाड़ी बहुत बीमार होती है, जापानीज़ नहीं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इम्पोज किया टैक्स लोकल पीपल पे, यानी जो लोकल बिजनेसमैन थे उस पर टैक्स लगाया। इस पर भी बहुत लोगों ने एतराज़ किया कि क्यों लगा दिया। उनका भाई लोग जब कमा रहे हैं तो टैक्स दें हुकूमत को, जब कमाओ तो हुकूमत को टैक्स देना चाहिए ना। ये बिजनेसमैन वहाँ का बहुत नाराज़ हुआ था। एक बार आप टैक्स के बगैर मुल्क कैसे चलेगा? दोनों को कहते हैं साइमन एक्ट्स। तो साइमन एक्ट्स बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, लेकिन इन्होंने क्रिटिसाइज की फिक्र नहीं की और बोल्डली डिसीजन लिया बगैर डरे। चाइल्ड लेबर के लिए उन्होंने लॉ बनाए, बैंकों को उन्होंने पैसा दिया ताकि बैंक लोगों को, बिजनेसमैन को पैसे दे, और ताकि इंडस्ट्रियाँ बने और लोग जो है बिजनेस करें। आदमी के पास पैसे नहीं था, वो बैंक से लोन लेगा, बैंक के लोन लेगा तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा?
तो वो गवर्नमेंट ने पैसा दिया था बैंकों को कि सूद पे कर्जे दो और ताकि बिजनेस हो, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, अमेरिका की इंडस्ट्री चलने लगी। ये भी हो गया, समय कंट्रीब्यूशन तो समझ में आ गई ना इनकी। अब क्या चाहिए, वो खत्म हो गया। वाई यूएसए केम इन वर्ल्ड वार 1 में क्यों आया, ये बहुत सवाल आया है। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने तो मना किया था कि हमें न्यूट्रल रहना है। तो यूएसए न्यूट्रल था शुरू में। वर्ल्ड वार 1914 में हुई, अमेरिका नहीं आया, 15 में नहीं आया, 16 में नहीं आया, 17 में मजबूरन आ गया। क्योंकि क्या हुआ था कि जब अमेरिका को तो दोनों को असला बेच रहा था और खूब कमा रहा था, यानी लाइट पावर को भी और सेंट्रल पावर को भी, दोनों को असला बेच रहा था। लेकिन क्या हुआ, जर्मनी को लगने लगा था कि अमेरिका जो है वो जो है अलाइड पावर को ज़्यादा फेवर कर रहा है, उनको ज़्यादा अच्छा असला दे रहा है। जो भी उनको वहम हो गया था, क्या हो गया था, तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका को ब्लॉक कर दिया कि अमेरिका जो है फ्रांस और ब्रिटिश को असला ना दे। वो रास्ते रोक दिए, पानी के रास्तों में बैरियर लगा दिए। अमेरिका नाराज हुआ। फिर जर्मनी ने अमेरिका के जहाज डबो दिए जो असला लेके जा रहे थे, जो फ्रांस और ब्रिटिश को दे रहे थे। अमेरिका को गुस्सा आया। जर्मनी में एक जहाज था लुस्टियाना, जो कि बरतानिया का जहाज था। उसमें 1200 लोग जा रहे थे। इसमें A128 खास अमेरिकन लोग थे। वो डुबो दिया। तो अमेरिका को और गुस्सा आने लगा। फिर अमेरिका की एक्सपोर्ट खराब हो रही थी क्योंकि उसकी जहाज तबाह कर रहा था। अमेरिका को गुस्सा आता जा रहा था, लेकिन अमेरिका फिर भी न्यूट्रल था जॉर्ज वाशिंगटन की बात की वजह से। फिर क्या हुआ कि अमेरिका को एक पता लगा टेलीग्राम कि जर्मनी ने मेक्सिको को कहा कि अमेरिका से लड़ाई छोड़ दो ताकि अमेरिका फंस जाए और फ्रांस और ब्रिटिश को वो असला ना दे, अलाइड पावर्स को, और अमेरिका फंस जाए। तो जब ये खबरें आई तो अमेरिका की आवाम भड़क उठी और अमेरिकी सेनेट ने वोट पास कर दिए। 82 वोट्स पास हो गए कि जंग होगी होगी, अटैक करो जर्मनी पे। तो और फिर दूसरी चीज़ ये था कि ये कौन बात थी कि सेंट्रल पावर जो हमले कर रही थी वो उनके यहाँ मोनार्क थी, बादशाही थी। और मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या है कि अमेरिका कहता है कि हमने चूज़ किया अल्लाह ने कि हम दुनिया भर में कैपिटलिज्म और मोनार्की, कैपिटलिज्म को लेके आए और मोनार्की को ख़त्म कर दें। तो ये भी था। तो मजबूर होके विड्रो विल्सन नहीं चाहता था जंग करना, लेकिन उसे करनी पड़ी और अमेरिका जंग में कूद गया। ये भी अभी समझ में आ गया था, औरतों की वोटिंग राइट और लीग ऑफ नेशन में हम क्यों शामिल अमेरिका नहीं हुआ था, वो न्यूट्रल रहना चाहता है। कांग्रेस ने लॉ बनाया था अल्कोहल का को बैन करने का। ये चाहते थे नहीं बैन ना हो, ये अल्कोहल के फेवर में थे। तो कांग्रेस ने जो लॉ बनाया था उन्होंने वीटो कर दिया बिल। प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है, लेकिन वीटो करने के बाद लॉ ये है अमेरिका का कि दोबारा कांग्रेस से पास कर दे 2/3 से, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। तो ये बेचारे मजबूर हो गए थे। एक सवाल भी आया इस पे इंडिपेंडेंट के, क्या अमेरिका का सदर जो बिल वीटो कर दे तो क्या वो दोबारा लॉ बन सकता है। तब कहीं हाँ बन सकता है, अगर कांग्रेस उसे 2/3 माने 67% से पास कर दे तो बन सकता है, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ जाए। देखिए वो जहाज जो मैंने अभी बताया था लुस्टियाना जहाज था ब्रिटिश का, इसमें 1200 लोग मर गए थे, जिसमें 128 अमेरिकन थे। ये जहाज थे। कितना जालिम था जर्मनी। अब देखें यह है कि यूएस का जर्मनी से कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया था, ये आपके सामने मैंने सब बता दिया है। ये वही तमाम बातें मैंने आपको फ्लो चार्ट में बता दी, आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाए। देखिए ये जर्मनी है, ये अमेरिका है, ये अमेरिका का नक्शा है आपके सामने। और देखिए यूरोप जो है अमेरिका के इस तरफ है, ठीक है ना। ये अटलांटिक ओशन के बाद यूरोप आता है। अमेरिका और यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो ये अमेरिका है और ये यूरोप है, और जर्मनी यूरोप के अंदर आता है। अब जर्मनी, अब देखिए पीला रंग नजर आ रहा है आपको, जहाँ पे देखिए मेरा कर्सर भी है। ये जर्मनी है। जर्मनी ने क्या किया था, मैक्सिको का था कि अमेरिका से लड़ाई करो। अमेरिका और मैक्सिको, देखिए अमेरिका के नक्शे में मैक्सिको नीचे है, ऊपर अमेरिका है। ये चाह रहा था ये दोनों लड़ जाएं और हम अपना जो है वो जर्मन चाह रहा था कि मैं पूरा यूरोप के ऊपर हमला करके हम पूरा यूरोप को अपने कब्जे में कर लें। तो ये सियासत थी जो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। जिम्बरमैन टेलीग्राम का टेलीग्राम गया था जर्मनी से मैक्सिको, जो कि हैक कर लिया था और उसकी खबर अमेरिका को लग गई थी। तो अमेरिका ने कहा, अब अमेरिका की आवाम भड़क उठी थी, मैंने बताया। सेनेट ने वोट दिए थे, 82 वोट्स आ गए थे कि जंग करो। तो वुडरो विल्सन मजबूर हो गया था जंग करने के लिए।
इस जंग में अमेरिका ने जो शामिल हुए थे उसमें याद रखिएगा 28 लाख गोरे थे, 4 लाख काले अमेरिकन थे इसके अंदर जो ब्लैक्स थे, और 18,000 औरतें इस जंग में शामिल हुई थी। इतनी बड़ी तादाद से अमेरिका ने वर्ल्ड वार में शिरकत की थी और कूटा था जर्मनी को और जर्मनी के दोस्तों को। वुडरो विल्सन अगेंस्ट थे किसके, जब जंग खत्म हो गई कि जर्मन पे पेनल्टीज ना लगाओ, जर्मन ने गलत किया, जंग की इतनी बड़ी, उसे पेनल्टीज ना लगाओ, उसे माफ कर दो। लेकिन फ्रांस, इटली और ब्रिटिश ने जबरदस्ती पेनल्टी लगाई और ये कहा था वुडरो विल्सन ने, देखो पेनल्टी लगाओगे जर्मन पे तो जर्मन भड़क उठेगा, ये दोबारा फिर जंग करेगा। इन्होंने कहा नहीं, ये डर जाएगा। तो वुडरो विल्सन कहे जा रहा था बार बार, लेकिन भारत नहीं मानी वुडरो विल्सन की बात और ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स साइन हुई। ट्रीटी एक साइन हो गई, TRE 8 मिनट स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ट्रेडी हो गई। ये आईज मेरी बड़ी वीक होती जा रही है, अब ग्लासेस में पहनता नहीं, मुझे उलझन होती है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स यानी एग्रीमेंट हुआ वर्सैल्स के नाम से फ्रांस के अंदर, और ये जर्मनी पे पेनल्टीज इम्पोज कर दी कि जर्मनी ने जिन जिन मुल्कों को तबाह किया है उन सब मुल्कों को वो ठीक करके देगा। यानी इसको रेस्टिट्यूशन या कॉम्पनसेशन कहते हैं, तो वो देना, रिपेरेशंस भी कहते हैं, तो वो देना पड़ेगा। तो ये वही हुआ। जर्मनी पे जब रेस्ट्रिक्शन लगा दी, पाबंदियां, जर्मनी ने कुछ अर्से तक 20 साल तक तो पे किया कंपनसेशन। उसके बाद फिर हिटलर ने वर्ल्ड वार 2 शुरू कर दी। हिटलर वर्ल्ड वार 1 में एक छोटा सा सिपाही था, लेकिन वर्ल्ड वार 2 में हिटलर कमांड कर रहा था जंग को, ठीक है ना। तो मना किया था वुडरो विल्सन ने कि मत लगाओ पेनल्टी। या लीग ऑफ नेशन में अगर अमेरिका शामिल हो जाता तो भी ये जंग ना होती। बहरहाल ये 2 वजह से जंग हुई कि लीग ऑफ नेशन में अमेरिका नहीं आया, तो लीग ऑफ नेशन कमज़ोर थी, वो वर्ल्ड वार 2 को रोक नहीं सकी, और अगर ये पेनल्टियाँ ना लगती जर्मनी पे तो वर्ल्ड वार 2 ना होती। बहरहाल जो भी है, हमने जर्मनी को कर्जा दिया था पाकिस्तान ने कि अपने हाल दुरुस्त करो। वर्ल्ड वार 2 के बाद अयूब खान देके आए थे, आज जर्मनी हमसे आगे निकल गया है, क्या कहें। देखते हैं आगे देखते हैं कुछ है। अब ये मौला के खौलें पढ़ लीजिए, टॉपिक तो ख़त्म हो गया। बहुत खूबसूरत बात है, जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो। आप पास होते हैं, एकदम से कहते हैं, किसी का नाम लेते हैं तो समझ लें आप उससे मोहब्बत करते हैं। जो गम में आपको याद आए, जो गम में जब आप बहुत गमगीन होते हैं तो उसी जिसको याद करते हैं, तो याद रखिएगा वो आपसे मोहब्बत करता है। ये फ़र्क है। मौलाना फरमाते हैं, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पे जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन जब उसे बुरा कहा जाए तो वो नाराज़ हो जाता है। अक्सर देखिए हम किसी बुरे को बुरा कहते हैं, वो जानता है मैं बुरा हूँ, फिर भी वो नाराज़ हो जाता है। ये मौलाना के कौल जिसने किसी को धोखा दिया, वो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जिसने किसी को धोखा दिया वो हम मेरी उम्मत में से नहीं है। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। हज़रत अली फरमाते हैं, मोमिन वो नहीं है जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। तन्हाई में हम गुनाह करते हैं, प्लीज़ गुनाह से बचा करें तन्हाई के वक्त। मुझसे कभी कभी गुनाह हो जाता है तन्हाई में, लेकिन कोशिश ये करता हूँ ना हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 2 अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोड़ा नहीं जा सकता, बहुत भारी होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। एक माफ़ करना और दूसरा इंसाफ करना, ठीक है ना। और हज़रत अली फरमाते हैं, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा इसके साथ ही खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नातल कौसर फसली नातनकल कौसर फसली रब्बिका वन्हर नशनिक वरब्बिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नातनकल कौसर फसली रब्बिका वन्हर नशनिक वरब्बिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नातनकल कौसर फसली रब्बिका वन्हर नशनिक वरब्बिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना फ़िरली वलिवलिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह। اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد.